हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से आरएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थंबनेल के माध्यम से आज आपको मैं बताऊंगा कि क्लास 10th जो नन हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे, अहिंदी वाले स्टूडेंट हैं, उनका मैं आज ये लेसन नंबर 4 पाठ नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। यहाँ पर आप थंबनेल के माध्यम से देख रहे हैं। और ये जो चैप्टर होने वाला है या जो पाठ होने वाला है, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ होने वाला है। यानी कि नन हिंदी अगर आप पढ़ते होंगे, क्लास 10th में होंगे, मुस्लिम स्टूडेंट होंगे, तो आपको यही बुक पढ़ना है। और इस बुक का पाठ 4 आया है। इस चौथा लेसन जो है पाठ 4 यानी हिंदी का पार्ट 2 होता है। ये बुक का पार्ट 2 होता है, 1 नहीं होता, ठीक है। पार्ट 1 हिंदी का होता है, वो 9th वाले के लिए चलते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 है जो आपको दिखना है। यहाँ पर बाल गोविंद भगत की बात कर ले तो इस चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको इस चैप्टर का कहानी का सारांश बताऊंगा। कहानी मैं पढ़ूंगा और इसका साथ में सारांश करूंगा, आपको सारांश करके दिखाऊंगा, ठीक है। सारांश करके दिखाऊंगा कि ये कहानी का मतलब क्या है, पूरे कहानी में क्या कहना चाह रहा है। कलर चेंज नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, हो जाएगा। अच्छा, पहले वाला कलर, ठीक है। तो आपको बताते चलूँ कि कहानी का सारांश क्या होता है। मतलब इस कहानी को पढ़ेंगे और उस कहानी को आपको डिटेल से समझाया जाएगा, और साथ में मैं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। फिलहाल मैं इसका ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में डाला हूं, और आप खुद ब खुद बना लेंगे। आपका सब्जेक्टिव भी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा अगर आप कहानी को एकदम आसानी से देखते हैं और समझते हैं तो, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, मैं कहानी पढ़ूंगा आपके सामने। हाँ, देखिए यहाँ पर पाठ 4 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, पाठ 4 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। अब यहाँ पढ़ेंगे एक एक लाइन से, आपको समझना है। देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित कौन सा इसकी कहानी है, तो बोलेंगे रेखा चित्र। कौन सा है, तो रेखा चित्र, ठीक है। इस बात को पहले आप याद रखेंगे। आगे चलते, बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। देखिए, धर्म के इस मर्म का यह उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठान के निर्वाहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता से है। मतलब बाल गोविंद भगत कहना चाहते हैं कि धर्म का पालन किससे, आडंबर से नहीं होता या अनुष्ठान से नहीं होता, बल्कि उनका निर्वाहन किससे होता है, आपको याद रखना, आचरण से। मतलब किसी भी व्यक्ति का आचरण कैसा होता है उसको देखना पड़ता है। यह कैसा व्यक्ति स्वभाव से होता है, या उसकी पवित्रता क्या है, या उसकी शुद्धता क्या है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको सवाल बनेगा। बुक का जो पेज आप देखेंगे ना, तो वहां पर का हेडिंग रहेगा ये लाइन, ठीक है। वहां से मैं उठाया हूं। आगे बढ़ता हूं, आगे आपको दिखा दूं। अब हुआ हमारा स्टोरी स्टार्ट। तो देखिएगा, नायक जो है बाल गोविंद भगत, मतलब बाल गोविंद भगत में नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। अब इसका पूछेगा कि बाल गोविंद भगत में नायक कौन है, तो बोलिएगा यह क्या है, तो गृहस्थ है। क्या है, तो गृहस्थ है। यहां से आपको सवाल बनता है, ठीक है। उनकी वेशभूषा भी साधु जैसी नहीं है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी है, तो बोलना नहीं कि वे साधु के प्रॉपर साधु जैसी वेशभूषा उसकी नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगला हम लोग लाइन पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाल गोविंद भगत कैसे आदमी दिखते थे, तो आपको याद रखना है मंझौले कद के कैसे दिखते थे, तो गोरे चिट्टे आदमी थे, ठीक है। यह सवाल बनेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बाल गोविंद भगत शकल से कैसे दिखते थे, मंझौले यानी हल्के सावले कलर के दिखते थे। मंझौले मतलब हल्के सावले नहीं बोल सकते, ठीक है। मंझौले थे, एकदम उदास सा चेहरा, गोरे और चिट्टे आदमी थे, और कद इनका ऐसा था, ठीक है।
आगे देखिएगा 60 से ऊपर उनकी उम्र थी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है, तो बोलिएगा 60 वर्ष से ऊपर। कितनी की थी? 60 वर्ष के ऊपर से इनकी उम्र है, ठीक है, इनकी उम्र है। बाल पक गए थे और इनके जो बाल होते हैं ना वो क्या हो गए थे? सफ़ेद हो गए थे। कैसे हो गए थे? तो सफ़ेद हो गए थे, यानी पक गए थे, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखिएगा और भी क्वेश्चन क्या है, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। अब ये दाढ़ी जो रखते थे, मुंह पर जो दाढ़ी होता है वो क्या होता है, दाढ़ी एकदम लंबी लंबी नहीं होती थी या जटाजूट नहीं हुआ करता था, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाया किया करता था। अब मगर अगर सफ़ेद इनका दाढ़ी जो था लंबी लंबी नहीं था और ना ही जटाजूट था, फिर भी इनका शकल जो होता है सफ़ेद तारों की तरह चमकता था, ठीक है, या जगमगाया किया करता था। मतलब शकल एकदम वाइट वाइट, उनका बाल दाढ़ी पक चुका था, इसलिए तारों की तरह जगमग किया करता था। इतनी बात याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला लाइन आप पढ़िएगा कि कपड़े बिल्कुल कम पहनते, ठीक है। अब बाल गोविंद भगत जो थे ना वो कपड़े कम पहनाव करते थे। अब बोलिएगा सर कपड़े क्यों नहीं पहना करते थे? तो पुरातन लोग जो होते हैं, पुराने ज़माने के लोग जो होते थे वो क्या होते हैं, कपड़े का कम उपयोग करते थे, बस धोती वगैरह पहन लेते और ऊपर से कुछ भी डाल लिया करते थे, ठीक है। तो वो कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, ठीक है। अब पूछा जाएगा सवाल आपसे कि कमर में क्या पहनते थे, तो लंगोटी पहना करते थे। याद रखिएगा, लंगोटी पहना करते थे, ठीक है। अब सर में कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी पहनते थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर पर क्या पहनते थे या सिर में क्या पहनते थे, तो याद रखिएगा कबीर पंथियों की कनपट्टी, कबीर पंथी वाली कनपट्टी तक जो टोपी होती है वही पहना करते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए आज जो आप चैप्टर पढ़िएगा ना, दिल से बता दें आपको, या आप खुद सोचिएगा कि यहाँ से आपका कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसीलिए आप इसको एकदम अच्छे से देखें, समझें, ठीक है। मैं बुक का पूरा निचोड़ लाया हूँ यहाँ पर, आपको एकदम आसानी से समझ में आए वैसा बना के लाया हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। देखिए अब जाड़ा आता था तो क्वेश्चन पूछ देगा कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत कैसी कमली ओढ़ा करते थे, तो याद रखना है काली कमली ओढ़ा करते थे। कैसी कमली? तो काली कमली ओढ़ा करते थे, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के एक ओर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। अब देखिए मस्तक पर जो है ना, माथे पर वो एक रामनंदी की तरह चंदन टीका लगाया करते थे और ऐसा लगता था, ऐसा क्या लगता था, मानो कि औरत लोग जो रखती है टीका जो रखती है उसी तरह शुरू होता है। जैसे औरत लोग टीका शुरू नहीं करती यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो उसी तरह लगता था उनका चंदन तिलक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा, अगला लाइन क्या कहता है कि गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे, ठीक है। अब पूछेगा आपसे सवाल कि गले में कैसी माला पहनते थे, तो तुलसी की जड़ी हुई एक कैसा माला था, तो बेडौल माला को बांधे रहते थे, ठीक है। यहाँ से भी आपका सवाल बनता है। अगला लाइन देखिएगा, बाल गोविंद भगत साधु थे। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा कि बाल गोविंद भगत क्या थे, तो याद रखना है बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे, ठीक है। बल्कि साधु प्रॉपर नहीं थे, साधु थे बट प्रॉपर नहीं थे, नहीं बिल्कुल गिरहस्थ थे। ना ही वो साधु पूरा थे और ना ही गिरहस्थ थे। गिरहस्थ का मतलब खेती बाड़ी जो संभालते हैं, या गिरहस्थ होते हैं खेती बाड़ी को जो करते हैं, ठीक है। तो पूरा ना ही ये साधु थे और ना ही गिरहस्थ थे, बिल्कुल याद रखना है इस बात को। आगे चलते हैं, इनके पास थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या बाल गोविंद भगत के पास खेती बाड़ी थी, तो हाँ खेती बाड़ी इनके पास थोड़ी बहुत थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। इनका मकान कैसा था, आपसे सवाल बनेगा या पूछेगा इनका मकान कैसा था, तो साफ सुथरा मकान था। इनका मकान कैसा था, साफ सुथरा मकान था, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा कहता है खेती बाड़ी करते परिवार रखते। देखिए खेती बाड़ी भी करते थे, हम पहले बताएं, ना ही पूरा गृहस्थ थे और ना ही पूरा क्या थे, पंडित थे या ये थे, साधु थे, ठीक है।
आगे देखिए, खेती बाड़ी करते परिवार रखते हुए भी साधु के सब परिस्थितियों में खड़े उतरने वाले व्यक्ति थे। ये कैसे व्यक्ति थे? देखिएगा कि यह खेती उती करने के साथ साथ साधु की जितने भी कार्यक्रम होता था उन सभी में खड़े उतरने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से आपका 2 नंबर वाला सवाल पूछेगा। ठीक है, कितने नंबर वाला? 2 मार्क्स वाला सवाल बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला लाइन पढ़ेंगे, कबीर को साहब मानते थे। यहाँ पर आप लिखिएगा, कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। क्या मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बाल गोविंद भगत किसे साहब माना करते थे? तो याद रखना है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब माना करते थे। किसको? कबीर को साहब माना करते थे। उन्हीं की गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। क्वेश्चन पूछेगा, बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाया करते थे? तो याद रखना है, कबीर के गीतों के गाया करते थे। और कबीर कौन थे? तो उनके साहब थे। और आपको याद रखना है कि किसके आदेशों पर चला करते थे? बाल गोविंद भगत। तो आपको बता दूं कि बाल गोविंद भगत आदेश किस पर चलते थे? कबीर के आदेश पर। ठीक है, और कबीर कौन थे? तो याद रखना है, वो है साहब थे। ठीक है, या कहीं पर साहब कबीर आएगा नाम, या कहीं पर कबीर का, तो दोनों में से जो रहे उन पर टिक लगाना है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला लाइन कहता है, साहब के खेत में जो कुछ भी पैदा होता सर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते। अब साहब का वो क्या करते थे? खेती बाड़ी संभालते थे। ठीक है, उनके पास तो ज़्यादा कुछ था नहीं, खत्म हो चुका था लगभग। ठीक है, तो वो क्या हुए कि साहब के खेतों से जो भी अनाज उपजता था या पैदा होता था उसको सबसे पहले सिर पर उठा लेते और सिर पर उठाकर चल देते थे साहब के दरबार में। कहाँ चल देते थे? साहब के दरबार में चला जाया करते थे और वहाँ पर क्या करते थे? वो उसको पहुँचा देते। अब पहुँचाने के बाद आपको याद रखना है कि साहब का घर उनके घर से 4 कोस दूर पर था। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, आपको याद रखना है कि कबीर का घर बाल गोविंद भगत के घर से या साहब का घर बाल गोविंद भगत के घर से कितने कोस दूरी पर था? तो 4 कोस की दूरी पर था। याद रखना है, 4 कोस के दूरी पर था। किसका? साहब का घर। साहब बोले तो किसका? कबीर का घर। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था, देखिए अब जो सिर पर लेके जाते थे कबीर साहब के घर, वो उन्हें क्या करते थे? वहां पर ले जाने के बाद उसे एक प्रसाद के रूप में कुछ भी अनाज मिलता, कुछ भी राशन मिलता, उसको ले लेता, प्रसाद के रूप में समझकर ले लेता और उन्हें जो मिलता था उसी से घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। ठीक है, जो उसको प्रसाद के रूप में कबीर साहब दे दिया करते थे उसी को घर ले आता और लेने के बाद क्या करता था? उसी से गुजर बसर करने लगते थे, उसी को खाया पिया करता था। आगे चलेंगे, देखिएगा अगला लाइन क्या कहता है कि जब बारिश होती थी। ठीक है, अब जब बारिश का सीजन आता था, इस चैप्टर में बारिश का भी वर्णन किया गया है, आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, तो जब बारिश होती थी तो उनकी खंजरी दिमक बजने लगती थी। देखो, अब जब बारिश का मौसम आता था तो मोर पपीहा जैसे नाच गाने करने लगते हैं ना, किसानों आनंद लेने लगते हैं, खेत को देखते हरे पेड़ पौधे लहराने लगते हैं। उसी तरह बाल गोविंद भगत क्या करते थे? एक खंजरी रखते थे और खंजरी के जरिए वो दिमक बजाने लगते थे, गाने बजाना करते थे, गाया करते थे। ये बात आपको याद रखना है। और वह गाने लगते थे, दिमक उनकी खंजरी बजती थी। क्वेश्चन पूछेगा उनकी खंजरी कैसे बजती थी? तो दिमक बजने लगती थी और वह क्या करने लगते थे? तो गाने लगते थे। कौन सी गाना गाया करते थे? ये भी बात याद रखना है। कौन सी गाना गाया करते थे? जब बारिश होती थी तो गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठना। ठीक है, एक बार याद रखिएगा फिर से, कौन सी गाना? गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठना। याद रखना है, यही गाना गाया करते थे जब बारिश का मौसम आता था और जब दिमक खंजरी बजाया करते थे। तो कितना मस्त लग रहा है कहानी। ठीक है, ये सारी कहानी बड़ी कहानी है, बट आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगला लाइन देखिएगा, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? किस दिन देखा गया, यहाँ पर सवाल पैदा होता है। तो आपको याद रखना है, जिस दिन उसका बेटा
उसका बेटा क्या हो गया, मर गया या मर गया। ठीक है, उसी दिन उनकी क्या हुआ, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उनके पास जो था, अब याद रखना है, बाल गोविंद भगत के बेटे थे, इकलौते बेटे। क्वेश्चन पूछेगा बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो एक बेटे थे। ठीक ना, यानी इकलौता बेटा था और सुस्त था, बोधा था। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेगा कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त था और बोधा सा था। ठीक ना, इस बात को याद रखना है। और याद रखना है, इसके एक क्या थे, पतोहू थे। क्या थे, पतोहू थे, मतलब उनके एक पुतोह थी। ठीक है, जो एकदम सुशील थी। यहाँ देखिए, पतोह बड़ी ही शुभम और सुशील थी। क्वेश्चन पूछेगा उसके पास कितनी पुतोह, तो एक पुतोह। ठीक, एक बेटा और एक पुतोह थी। पुतोह कैसी थी, तो शुभम और सुशील थी। बेटा का था कैसा था, सुस्त और बोधा। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, एकदम उसकी पत्नी जो थी, मतलब बाल गोविंद भगत का जो बेटा था उसकी पत्नी थी शुभम और सुशील, और बेटा कैसा था, सुस्त और बोधा। ठीक ना, तो याद रखना है। अब आगे ध्यान में रखिएगा आप कि यही कहानी आगे चलती है और कहानी बताती है कि जब बेटा मर गया तो एक दिन क्या हुआ, वह उसका जो बेटा है, बाल गोविंद भगत का बेटा, जो ऐसा लगता था एकदम मजावरा टाइप का। ठीक है, मरा हुआ टाइप का दिखता था। तो उसका बेटा एक दिन मर गया। मरने के बाद गया तो आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया। देखिए, अब जब मर गया ना उसका बेटा, तो आंगन में एक चटाई पर उसे लिटा दिया गया, और लिटाने के बाद एक सफ़ेद कपड़ा, यानी उजला सा कपड़ा से उसे क्या कर दिया गया, ढक दिया गया। ठीक है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको सफ़ेद कपड़ा से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो वही किया, सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। साथ में आगे देखिएगा, बेटे की मृत्यु पर वह रो नहीं, गाने लगे। अब देखो, जब लोग किसी का भी कोई मर जाता है तो कितना तड़पने लगता है, कितना रोने लगता है, मगर बाल गोविंद भगत कहते वह रोए नहीं थे, बल्कि वह गाने लगे थे। अब क्यों गाए थे और क्यों रोए थे, सारी बात आपको बता दें। और पुतोह से कहें, यह रोने का समय नहीं, और वह गाने लगे, और गाते गाते कहें, पुतोह को बोलते हैं कि तुम क्यों रोती हो, ये रोने का समय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय है। क्या मनाने का समय है, उत्सव मनाने का समय है, मतलब खुशी मनाने का समय है। आप पुतोह सोचिए, क्यों खुशी मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चलती गई है। अब बाल गोविंद भगत कहते हैं कि इसलिए खुशी मनाने का समय है कि आत्मा जो होती है ना, वो परमात्मा के पास चल दी गई है, और जो प्रेमी होती है वो अपने प्रेमिका से मिल गया है, इसलिए यह रोने का समय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय है। ठीक है, और देखिएगा, प्रेमी अपने प्रेमिका से मिल गया है। ये लाइन आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, सवाल बनेगा। ठीक है, प्रश्न बनेगा। तो सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, सारे लाइन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। अब देखिए क्वेश्चन, जब बेटा मर गया तो पुतोह को ऐसे से बोल गया। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना है, तो जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो पुतोह को बोले कि तुम चली जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे यहाँ कौन रह गया। तो पुतोह बोलती है, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि आप एकदम कमज़ोर से हो गए, बूढ़े हो गए। इस वृद्धावस्था में आपका सहारा कौन होगा, आपको खाना कौन खिलाएगा, आपको पानी का देवैया नहीं रहेगा, मतलब पानी देने वाला नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा कहती है। फिर भी बाल गोविंद क्या कहते हैं, उसको अपने मायके भेज देते हैं। किसके भेज देते हैं, माँ के घर भेज देते हैं। और किसके साथ भेज देते हैं, याद रखना है, बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज देते हैं, माँ के घर भेज देते हैं। किसके साथ भेज देते हैं, तो भाई के साथ भेज देते हैं। किसके साथ भेज देते हैं, भाई के साथ भेज देते हैं। आगे देखिएगा, बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। अब क्वेश्चन बनता है कि बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष कहाँ जाया करते थे, तो याद रखना है, गंगा स्नान करने, मतलब गंगा में नहाने जाया करते थे। और गंगा जो था करीबन कितना दूर था, तो 30 कोस चलकर जाते थे। अब पूछेगा सवाल आपसे कि गंगा स्नान करने के लिए बाल गोविंद भगत कितनी कोस चलकर जाया करते थे, तो 30 कोस चलकर जाया करते थे। जितना भी आपका बुक से मेन पॉइंट था, मेन टॉपिक था, उसको मैं आपको उठा के लाया हूं और पूरे निचोड़ आपको बता रहा हूं, जहां से सवाल बनते हैं।
अगर इस टाइप से आप वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा अगला लाइन क्या है कि लोगों ने नहाने धोने से मना किया। जब उसका बेटा मर उड़ गया, अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, तो लोगों ने बाल गोविंद भगत को नहाने और धोने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह बीमार थे। क्या थे? बीमार थे, इसलिए उन्हें रोने और नहाने और धोने से मना कर दिया, बल्कि आराम करने को कहा और बोला कि आप नहाइए नहीं या धोइए मत और जाकर आराम करिए। क्या करें? आराम करने को कहा। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है समाप्त। कहानी हुई द एंड, कहानी हुई द एंड। अब आप बिल्कुल बताएंगे बच्चों, यहाँ पर जो कहानी समाप्त हो गया है, इस कहानी में आप कितना प्रतिशत समझे हैं, कितना परसेंट आपको समझ में आया है? प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें कि यह आपको कहानी कैसी लगी है और मेरे पढ़ाने का तरीका, यह कहानी कैसे लगा, पढ़ाया हूँ मैं कैसे इस कहानी को। ठीक है, तो आपको बताना है यह कहानी कैसी लगी या फिर इस कहानी से कैसा आपको इंटरेस्ट जगा। ठीक है, पढ़ाने से। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ चुके होंगे, आपका यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ, आपका लेक्चर समाप्त हुआ। अब मैं इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। क्या कराऊंगा? इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा और सब्जेक्टिव को भी आप बना सकते हैं। तो सब्जेक्टिव बनाने के लिए मैं आपका सब्जेक्टिव लेकर आऊंगा दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप कहानी अच्छे से देखे होंगे, कहानी अच्छे से पढ़े होंगे, कहानी अच्छे से अभी समझे होंगे, तो आप सारा ऑब्जेक्टिव को अभी चुट चुट कर सकते हैं, एकदम चुटकियों में बजा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, बिना देरी करे हुए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन सवाल निकलता है, जब जारा आया, एक मिनट देखना है यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए सवाल क्या है हम लोगों का बच्चों कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। अब बताइए, जब जाड़ा का मौसम आया करता था तो पढ़ाए थे ना कहानी के शुरू में, क्या ओढ़े करते थे? बताइएगा। पहला उजली कमली पहन ओढ़े रहते थे, या हरी कमली ओढ़े रहते थे, या नीली कमली ओढ़े रहते थे, या काली कमली ओढ़े रहते थे? तो उजली कमली नहीं ओढ़े थे ना, ना ही हरी कमली ओढ़े थे और ना ही नीली कमली ओढ़े थे। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। काली कमली को ओढ़ा करते थे। याद करिए कहानी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है कि गर्मियों में किनकी साझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती। गर्मी का मौसम हुआ करता था, चैप्टर में है। गर्मी में किसकी साझा उमस भरी शाम को क्या कर देती? शीतल। मतलब बहुत गर्मी होती थी और शाम को एकदम ठंडा के साथ होने लगती थी। किसकी साझा है? तो पूछ रहा बाल गोविंद भगत की, या भिखारी की, या महात्मा की, या पुजारी की? तो कौन आंसर हो जाएगा? पुजारी नहीं होगा, ना महात्मा होगा और ना ही भिखारी। तो किसकी होगी? बाल गोविंद भगत की। ये भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। ठीक है, मतलब जब उनका लड़का मर जाता है तो मृत्यु के बाद पुतों को क्या कहने को कहते हैं? ठीक है, खुशी मनाने को, या नाचने को, या गाने को, या उत्सव मनाने को? फटाफट कमेंट में आप आंसर बताएं, क्योंकि आप कहानी पढ़ चुके हैं। तो खुशी मनाने को नहीं कहते और ना ही नाचने को कहते, ना ही गाने को कहते, बल्कि कहते उत्सव मनाने को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कहता है कि बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया। बाल गोविंद भगत, आपको बताया ना, बाल गोविंद भगत जब उसका बेटा मर गया तो पतोहू को किसके साथ भेज दिया था, इस बात को बताएंगे। भाई के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ? तो चाचा के साथ नहीं भेजे थे, ना ही बहन के साथ भेजे थे, ना ही पिता के साथ भेजे थे। किसके साथ? भाई के साथ, जब उसका बेटा मर गया तो। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला सवाल कहता है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। देखिए क्वेश्चन आया है ना, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जायसी जी को, या रहीम को, या कबीर को, या तुलसीदास को? क्या जायसी को मानते थे साहब? इस पाठ में जिक्र हुआ जायसी का? नहीं ना हुआ। रहीम का हुआ? नहीं हुआ ना। तो किसका हुआ? कबीर का हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और डी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत
पतोहू को कहाँ भेज दिया। जब बेटा का क्रिया कार्यक्रम हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है, तो पतोहू को कहाँ भेज दिए थे? मायके भेज दिए थे, या बहन के यहाँ भेज दिए थे, या नानी के यहाँ भेज दिए थे, या चाचा के यहाँ भेज दिए थे। तो आपको बताते चलो कि चाचा के यहाँ नहीं भेजे थे, ना ही नानी के घर भेजे थे, और ना ही बहन के, बल्कि कहाँ भेजे थे? मायके भेजे थे। ये भी आपको कहानी में बताया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल कहता है बाल गोविंद भगत की पतोह थी। अब देखिए पूछ दिया ना सवाल कि बाल गोविंद भगत की पतोह थी, कैसी थी? कड़कसा मतलब एकदम कड़ापन वाली बोली थी उनकी, या रोगग्रस्त थी, बीमारी से ग्रस्त थी, या सुशील थी, या झगड़ालू थी। तो हम बता दें कड़कसा नहीं थी, ना ही रोगग्रस्त थी, बल्कि वो क्या थी? सुशील थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल कहता है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। जो बाल गोविंद भगत थे, इनकी उम्र आपको शुरू में ही मैं बता चुका हूँ, 60 वर्ष के ऊपर, 40 वर्ष के ऊपर, 30 वर्ष के ऊपर, या 20 वर्ष के ऊपर। तो आपको बता दूं इनकी उम्र जो थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 60 वर्ष के ऊपर, बाद बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। अब बताइए फटाफट, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे? 1 बेटे, 3 बेटे, या 2, या फिर 4। तो आपको बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाद बाकी सब गलत है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 1 बेटे ही थे। आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या है, लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया और आराम करने के लिए कहा। तो आपको बता दें, पता होना चाहिए कि किसको नहाने धोने से मना किया था, बल्कि बोला था आराम करने को। सिरचंद को, या सिरचंद को, या कसारा को, या खेमा को, या बाल गोविंद भगत को। तो सिरचंद को नहीं कहा था, ना ही कसारा को कहा, और ना ही खेमा को, बल्कि ये चैप्टर है बाल गोविंद भगत, इसलिए बाल गोविंद भगत को कहा था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गोदी में पियावा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे न गाते थे। देखिए ये आपको याद होगा, गाना गाने लगते थे। कौन गाया गाते थे? गोदी में पियावा चमक उठे ना सखिया चिहुक उठे ना गाते थे। कौन गाते थे? कर्पूरी ठाकुर, या फिर निराला जी, या कबीर जी, या बाल गोविंद भगत। तो कर्पूरी ठाकुर गाना नहीं गाया करते थे, क्योंकि इसमें वर्णन कर्पूरी ठाकुर का नहीं हुआ। ना ही निराला की बात की गई है, और कबीर की बात की गई तो कबीर भी नहीं गाया करते थे। गाया कौन करते थे? बाल गोविंद भगत गाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एकदम अच्छा से दिख रहा होगा कौन कितना क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। याद रखना है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तीर्थ स्थान जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे, या घूमने जाते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, तीर्थ स्थान नहीं जाया करते थे, ना ही घूमने जाया करते थे, ना इनमें से कोई नहीं, बल्कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा स्नान करने जाया करते थे। कितनी दूरी पर? 30 कोस पर, याद रखना है 30 कोस पर जाया करते थे गंगा स्नान करने। ठीक है, घर से। आगे चलेंगे, अगला हम लोग देखिए, यहाँ पर आपको बता दे कि मैंने आज जो आपको कंप्लीट कराया, हाँ, तो आपको जो मैंने कंप्लीट कराया, यहाँ पर आज हमारा लेसन समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे अगर नए होंगे चैनल पे तो, और लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो, तो इस टाइप से मैं हिंदी का, नन हिंदी का सारा चैप्टर लाऊंगा, और सारे को शॉर्ट करके लाऊंगा जो आपको एकदम अच्छा लगेगा, और उससे मैं ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाऊंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव और प्लस कहानी का निचोड़। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट में अपनी राय बताएंगे कि हाँ सर, मुझे कमेंट में आपको बता देना कि यह वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट करना आप लोग ना भूलें, और बताएं कमेंट में अपनी राय। ठीक है, कैसा लगा, और जो भी क्वेश्चन आपने डील किया उसके बारे में भी बताया कि हाँ सर, मैंने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद काफ़ी सारा क्वेश्चन, या 12 क्वेश्चन पूरा क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा नाम है सनाउल्लाह सर, या सैमी भी मुझे बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द इसको शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद साथियों।